स्टूडेंट, आज हम लोग बोर का परमाणु मॉडल का जो बचा हुआ जो पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें जो हम लोग को जो 5th पॉइंट तक हो चुका था, तो अभी हम लोग 6th पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये है कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार ना होकर क्वांटा या बंडल में होता है, अर्थात ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा ही शोषित या उत्सर्जित होती है। ठीक है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा जो होता है, मतलब प्रकाश का जो विकिरण होता है, उसमें जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होती है, वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है ना, एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा उत्सर्जित भी हो सकती है, शोषित भी हो सकती है। ठीक है, ये तो खैर इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया गया था, उसका जो एक्साइटेड स्टेट है या फिर ग्राउंड स्टेट है वो सब। ठीक है, अब देखो 7th पॉइंट में देखो, दो क्रमागत ऊर्जा स्तर या कक्षाओं के बीच एक क्वांटा ऊर्जा स्तर का अंतर होता है। E2 एवं E1 क्रमशः उच्च ऊर्जा स्तर एवं तथा निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, तथा डेल्टा E ऊर्जा का अंतर है। मतलब ये देखो, जैसे डेल्टा ई के बारे में अपन को वैल्यू निकालना है, तो फिर कैसे करेंगे, इसका ये क्या बताता है, अंतर को शो करता है ना, दोनों में की अंतर। तो क्या हो जाएगा, इसका E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1। ठीक, इतना तो अपन जानते हैं। अब इसमें ये बताया जा रहा है, जो डेल्टा ई का जो मान आएगा वो कैसे आएगा, सबसे पहले इसका जो वैल्यूज होगा उसको लिखोगे, फिर इसका वैल्यू होगा उसको लिखोगे, दोनों को माइनस करोगे, तब जाके डेल्टा ई का वैल्यू। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि दोनों को जब आप लोग अंतर करोगे और इसमें ये पाओगे कि दोनों में जो है एच न्यू का जो है अंतर कहलाएगा। ठीक है, और एच न्यू ही क्या है, ई बराबर एच न्यू करके पढ़े थे हम लोग उस दिन, है ना। मतलब एक ऊर्जा का क्या होता है, इसमें एक ऊर्जा स्तर का अंतर होता है। ठीक है, इसका वैल्यू मतलब ये है, दोनों का कोई भी मान हो, लेकिन दोनों को जब आप लोग घटाओगे तो आपको इतना ही वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, और इतना ही वैल्यू क्या शो करता है, ऊर्जा का एक क्वांटम ऊर्जा का एक स्तर कहलाता है ना। अब इतना अंतर ही होगा हमेशा से, जब भी देखोगे ये बताया जा रहा है। मतलब ये है ना, देखो जैसे कि कोई नाभिक रहता है, जैसे इसका सपोज एग्जांपल देखो, तो जो के की जो भी एनर्जी होगी, ठीक है, वो एल की जब एनर्जी होगी, एल को के के साथ जब माइनस करोगे, क्योंकि बड़े संख्या से छोटे संख्या को माइनस करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि अंदर से बाहर तक के जैसे जाते रहते तो क्या होता है, उसका ऊर्जा स्तर बढ़ते जाता है ना। तो सपोज ये एल ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगा के से, के अंतर में एल ज़्यादा होगा, है ना। तो एल माइनस के करोगे, जब एल का वैल्यू निकालोगे और के को माइनस करोगे, तो इन दोनों का जो अंतर है ना, एच और तो देखिए जो लास्ट में देखना, E2 एवं E1 क्रमशः उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा स्तर है, तथा डेल्टा ई ऊर्जा का अंतर है। ठीक है, ये तो अपन जान गए हैं। अब जहाँ पे देखो, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, फिर इसके इक्वल में लिखोगे एच न्यू। ठीक है, इतना लिखना, जहाँ पे एच क्या हो जाएगा, प्लांक स्थिरांक, और वी क्या हो जाए, न्यू क्या हो जाएगा, विकिरण की आवृत्ति। ठीक है, इतना को आप लोग नोट कर लेंगे। अब तक हमने बोर के प्रमुख पॉइंट्स को हमने नोटिस किया था। अब हमें बोर के सिद्धांत की सीमाएं, मतलब बोर के जो सिद्धांत थे उसमें क्या क्या कमियां थी, खामियां थी, वो अपन इसमें नोटिस करेंगे। ठीक है,
अब ये पढ़ना है, तो क्या लिखोगे, बोर के सिद्धांत की सीमाएं या फिर कमियां, ऐसा करके लिखोगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, उच्च भेदन क्षमता के सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कई सूक्ष्म रेखाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, इन सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या बोर के सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी। ठीक है, मतलब वो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था, आप लोग को पता है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारे रेखाएं दिखाई देती हैं, है ना, जो कि ये बताया जा रहा है कि अगर उसको सूक्ष्मदर्शी से अगर अपन देखते हैं, है ना, उच्च भेदन क्षमता के सूक्ष्मदर्शी, मतलब एकदम छोटे से चीज को देखने के लिए जो सूक्ष्मदर्शी जो बना होता है ना, तो उससे अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम वो हमें दिखाई दे सकता था, मतलब देता है। और मतलब बोर ने ये चीज़ प्रूव करके नहीं दिया, ये कहा जा रहा है। ठीक है, इन सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या बोर के सिद्धांत पर आधारित नहीं की जा सकी। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग ये है कि बोर के सिद्धांत की कमियां के जो पहला पॉइंट है, मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको तो इन्होंने प्रूफ नहीं किया, और भी बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसको बोर ने प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट में देखोगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रम रेखा दो रेखाओं में विभक्त हो जाती है। इसे जिम्मान प्रभाव कहते हैं। बोहर परमाणु मॉडल जिम्मान प्रभाव की व्याख्या करने में असमर्थ है। ठीक है, मतलब ये है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग को दिखाई दिया है, उस स्पेक्ट्रम को अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो स्पेक्ट्रम का जो रेखा दो रेखाओं में विभक्त हो जाता है। मतलब ये है, मान लो सपोज यहाँ से हाइड्रोजन का जो भी है स्पेक्ट्रम हम लोग को प्राप्त हुआ है। ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होता है, अगर हम लोग इस बीच में सपोज समझ लो चुंबकीय क्षेत्र अगर अपन रखते हैं तो क्या होगा, दो स्पेक्ट्रम रेखा विभक्त हो जाएगी। मतलब ये है जैसे इसको रख देंगे चुंबकीय क्षेत्र को, तो आधा स्पेक्ट्रम इधर से जाने लगेगा, आधा स्पेक्ट्रम यहाँ से जाने लगेगा, है ना। तो एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे, जिसका मतलब प्रूफ जो है बोहर ने नहीं दे पाया। आगे जो कहने का मतलब आगे जो साइंटिस्ट नए नए खोज करते गए तब जाके इसका प्रूफ मिला, तो वही बताया जा रहा है, इन्होंने उसको नहीं दिया। ठीक है, और इसी प्रभाव को जब चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इधर उधर मतलब दो भागों में विभक्त हो जाता है, दो रेखाओं में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, जिम्मन प्रभाव, जिसकी व्याख्या बोहर ने नहीं दी। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को विद्युत क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रम रेखा दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। बोहर का परमाणु मॉडल स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र रख रहे हैं और दो भागों में विभक्त हो रहा है स्पेक्ट्रम, तो उसको जिम्मान प्रभाव कह रहे हैं। अगर विद्युत क्षेत्र रख रहे हैं और वो स्पेक्ट्रम दो भागों में विभक्त हो रहा है, उसको स्टार्क प्रभाव कह रहे हैं। ठीक है, तो इसकी भी व्याख्या क्या की, वो बोर ने नहीं कर पाई। और देखो, बोर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ है। यह एकल आयन या हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब ये है हाइड्रोजन जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक रहते हैं, जैसे कि ठीक है जानते हो, एक हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे लिथियम देख लो, या फिर लिथियम प्लस, फिर सोडियम प्लस। तो ये कहने का ये तात्पर्य है कि बोहर का जो परमाणु मॉडल था वो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए सेटिस्फाई नहीं है। वो कम इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कहीं पे H+ लिखा है, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, या फिर लिथियम
ऐसे जैसे कम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही सेटिस्फाई थी, बहुत ज़्यादा परमाणु वाले बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए वो सेटिस्फाई नहीं थी, तो उसको भी क्या किया गया, प्रूफ नहीं किया गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, बोहर के सिद्धांत का मतलब सीमाएं निकला। और उसके बाद देखिए 5th पॉइंट, बोहर का परमाणु मॉडल यह समझाने में असमर्थ रहा कि किसी ऑर्बिट में गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, रुको तो किसी परमाणु में जो होता है, जैसे रुको, किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है जिस गति से गति करते रहता है, ठीक है, उस गति का क्या है, कोणीय संवेग का क्या h/2 का पूर्ण गुणक क्यों होता है, ये मतलब प्रूफ नहीं कर पाए, किसने, बोहर ने। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे कि परमाणु होता है उसमें नाभिक होता है, नाभिक के बाद फिर क्या होता है, कक्ष होता है, एक कक्ष में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो इसका गति जो कोणीय संवेग होता है उसका भी क्या है, उन्होंने प्रूफ नहीं दे पाया, अर्थात ऑर्बिट का क्वांटीकरण क्यों होता है ये भी उन्होंने नहीं बताया। मतलब MBR = NH/2π, इसको भी क्या किया, उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 6th पॉइंट देखिए, परमाणुओं के दिशात्मक बंधन से बंधने वाले परमाणु की संरचना व आकार संबंधित कोई जानकारी बोहर के सिद्धांत से प्राप्त नहीं। मतलब परमाणु का मतलब कौन सा डायरेक्शन है, कैसे वो बंध रहा है, उसकी संरचना क्या होगी, ऐसा कुछ भी जो जानकारी है वो बोहर ने नहीं दे पाया। इस वजह से दूसरे थ्योरी स्टार्ट होने लगे, मतलब उनका आगमन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे से 7th पॉइंट देखो, बोहर के सिद्धांत द्वारा नए सिद्धांतों जैसे डी ब्रोगली का संबंध, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आदि समझाए नहीं जा सके। वास्तव में ये नए सिद्धांत इलेक्ट्रॉन के कण प्रकृति के साथ साथ तरंग सिद्धांत का भी समावेश है। मतलब ये है, अभी आने वाले टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे जो भी है। उसके बाद हाइड्रोजन का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो ये जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। अब इससे पहले ये चीज बोहर ने प्रूफ नहीं किया, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है ये जो प्रूफ नहीं कर पाए, इस वजह से आगे इस सब सिद्धांत का आगमन हुआ, जो कि किस पर डिपेंड है, कण की प्रकृति पर डिपेंड मतलब सिद्धांत है। कणों के प्रकृति पर आधारित ये सिद्धांत के द्वारा ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत, ये सब पढ़ाया गया है। ऐसा बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर पथ के ठीक ठीक परिभाषा नहीं दी जा सकती, अतः इसके द्वारा बोहर के सिद्धांत की वर्णित इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार एवं पथ स्वयं ही निरस्त हो जाता है। मतलब है इससे ही बोहर का सिद्धांत का जो है सीमाएं हो जाता है। इसी की वजह से क्या होगा, आगे जो सिद्धांत है उनको स्टार्ट होना पड़ा। ठीक है, अब देखिए इस चीज को आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ो। परमाणु संरचना के आधुनिक अवधारणा का विकास, बोहर के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए कई वैज्ञानिक ने सतत प्रयास किया। ठीक है, बोहर का जो परमाणु मॉडल है उनकी कमियों को दूर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने लगातार प्रयास किए, जिससे बोहर के मॉडल का परिष्करण संभव हो सका। ठीक है, परमाणु संरचना के आधुनिक अवधारणा क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के विकास में, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों का अधिक योगदान रहा। ठीक है, जैसे कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति, मतलब तरंग की दोहरी प्रकृति होती है। सेकंड है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो है परमाणु की संरचना के अवधारणा पे टिकी हुई है। मतलब तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे फिलहाल, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ जो इतना आप समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने बोर के जो परमाणु की कमियां हमने क्यों निकाली है ना।
तो ये जो जितने हम लोग कमियां देखे हैं ये हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते जाएंगे, आगे वाले टॉपिक्स में कई सारे पढ़ेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि इसका जो जो भी कमियां हैं उसको कैसे कैसे करके मतलब वैज्ञानिकों ने सतत प्रयास करके कैसे इसको दूर किया है। ठीक है, तो कल हम लोग द्रव्य की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे, फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, फिर डी ब्रोकली का तरंग सिद्धांत, ये सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अभी बताई थी मैं जितना नोट्स भेजूंगी तो आप लोग उसको अच्छे से और एक बार समझ लेंगे और उसके बाद आप लोग उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है।